हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात करते हैं। आज की इस क्लास में आप मूल आवर्त सारणी जो कि मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इस क्लास में आपको नोट्स भी मिलेगा। जो आज की इस क्लास होगी, हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम आपको बताते हैं कि आज की इस क्लास में आपको क्या मिलने वाला है। इस क्लास में आज आप मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस मूल आवर्त सारणी से क्या क्या लाभ हुए इसके बारे में पढ़ेंगे और इस मूल आवर्त सारणी के क्या क्या दोष हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको मिलने वाली है, इसलिए अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मेंडलीव की इस आवर्त सारणी को बनाने के पीछे क्या इच्छा रही होगी, क्यों उन्होंने ये सारा काम किया होगा और आपकी पढ़ाई को कठिन बनाया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या हुआ था। सन 1869 की ये बात है। सन 1869 की ये बात है। मेंडलीव ने जो है उस समय तक ज्ञात 57 तत्वों को लेकर एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निकाला कि जितने भी तत्व होते हैं उनका जो लक्षण होता है मूल, वो उनका परमाणु भार होता है। ऐसा किसने निकाला था? ऐसा कहा था मेंडलीव ने। क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है उनका परमाणु भार होता है। ऐसा उन्होंने क्यों निकाला, इसके बारे में बात करूं। देखो, एक समय की बात है कि मेंडलीव जो है प्रैक्टिकल कर रहे थे और उन्होंने देखा ये कि जो तत्व होते हैं अगर एक समय बाद किसी दूसरे तत्व को देखा जाए तो उसके गुण जो हैं वो किसी दूसरे तत्व से मिलने लगते हैं। जैसे कि सोडियम के गुण पोटेशियम से मिलते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है वो कितना होता है 11 नंबर और ये क्या हो गया पोटेशियम मतलब 19 नंबर। क्योंकि ये भी क्षार धातु होता है, पोटेशियम भी और सोडियम भी क्षार धातु होता है। तो ऐसा निष्कर्ष निकाला था, किसने निकाला था? मेंडलीव ने, कि एक समय बाद ऐसा होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तो जब ऐसे भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कुछ समय बाद जब एक दूसरे से मिलने लगते हैं, तो इसको उन्होंने कहा ये हो गया आवर्तिता। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? आवर्तिता। तो इन्होंने ये निकाला कि आवर्तिता वह गुण है जब किसी तत्व के एक समय बाद, मतलब कुछ समय बाद उसकी पुनरावृत्ति होने लगे। जैसे कि सोडियम होता है 11 नंबर, पोटेशियम होता है 19 नंबर, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बीच में और लगभग गुण इनके समान होते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन फ्लोरीन के गुण समान होंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि आवर्तिता क्या है, एक निश्चित समय के बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो क्या होते हैं कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इस नियम को कहते हैं आवर्तिता। लेकिन इन्होंने जो अपना निष्कर्ष निकाला था तब तक केवल 57 तत्वों की खोज हुई थी। उसके 2 साल बाद 1871 में ये पहुंच गए और उस समय तक 58 तत्वों की खोज हो चुकी थी। और 58 तत्वों की खोज जब हो चुकी थी तो इन्होंने उन 58 तत्वों को लेकर ये एक श्रेणी बना दी जिसे कहा गया मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। लेकिन जो काम उन्होंने 1869 में किया था, क्या किया था? उन्होंने ये ज्ञात किया था कि इसका जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है। तो इसी के आधार पर इन्होंने ये श्रेणी बनाई थी। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का नियम क्या था, तो आपको क्या लिखना है? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। इसमें एक वर्ड हमने बीच में ऐड किया, परमाणु भार। परमाणु भार ही आपको एग्जाम में लिखना है, परमाणु क्रमांक नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने परमाणु क्रमांक लिख दिया
तो फिर वो मेंडलीव की मूल नहीं, वो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हो जाएगा। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का नियम क्या था। उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कुछ समय बाद यदि परमाणु भार बढ़ता जाए तो कुछ समय बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी जो है एक दूसरे से मिलने लगेंगे। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बार पढ़ कर देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है सन 1869 57 तत्व, मतलब उस समय 57 तत्वों की खोज हुई थी। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार होता है, ऐसा ही मेंडलीव ने खोज करके निकाला था। उसके बाद सन 1871 उस समय तक 58 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो तत्वों की एक सारणी बनाई गई। मतलब ये सारणी जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, ये सारणी 1871 में बनाई गई थी। और इसका मेन जो लक्षण था वो क्या था? परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ये सारणी बनाई गई थी। उसके बाद हम बात करें इसकी जो है इसके लक्षण के बारे में। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का सबसे पहला लक्षण था कि इस सारणी को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया। आप देख सकते हैं बोर्ड में परमाणु भार और हमने एरो बना दिया है, मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी को बनाया गया था। उसके बाद इनका दूसरा क्या पॉइंट था, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से ये 12 पंक्तियां बनी हुई हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, इस तरीके से ये 12 पंक्तियां बनी हुई हैं। इन 12 पंक्तियों के पीछे का एक राज है कि इन 12 पंक्तियों को हम लोग 36 पंक्तियां कहेंगे और ये 36 पंक्तियां ही हमारी कहलाती हैं श्रेणियाँ। इसका मतलब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियाँ थी? 12 श्रेणियाँ थी और ये 12 जो होती हैं वो क्षैतिज थी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि क्षैतिज क्या होती हैं। मतलब इस तरीके से 12 पंक्तियां थी तो इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज पंक्तियां या फिर श्रेणियां कहेंगे। और पंक्तियों को अंग्रेजी में क्या पता है? रो कहते हैं। इतनी बात हो गई। उसके बाद 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे और क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकली। मतलब ये 8 ऊर्ध्वाधर जो है कॉलम थे और ये 8 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़ा खड़ा, और क्षैतिज मतलब पड़ा पड़ा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से ये 8 कॉलम थे और ये 8 कॉलम जो थे इनको ही हम लोग स्तंभ कहते हैं। मतलब ये जो स्तंभ हैं ये हमारे कॉलम अंग्रेजी में कहेंगे इनको और हिंदी में इनको स्तंभ कहेंगे। कितने स्तंभ हैं आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक जो है स्तंभ हैं। तो उम्मीद है स्तंभ भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्तंभ क्या होता है। उसके बाद इस श्रेणी का सबसे जो मूल लक्षण है वो है हमारा इस श्रेणी में खाली स्थान। और ये खाली स्थान छूटने की एक वजह है। खाली स्थान इसलिए छूटे क्योंकि मेंडलीव चाहते थे कि जितने भी तत्व हैं वो समान गुण वाले तत्व एक साथ रखे जाएं, इसलिए जो है खाली स्थान छूट गया। अब आप सोचिए कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में 4 के गुण एक तरीके से हैं और 4 के गुण एक तरीके से हैं और बाकी जो 2 हैं वो एक तरीके से हैं, मतलब वो अलग अलग हो गए ना। तो आपको अगर बैठना है तो क्या होगा? सीटें खाली छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? क्योंकि दोस्ती तो आप निभाओगे ही, बिना दोस्ती काम चलना नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम भी निभाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही निभाए हैं। मतलब दोस्ती तो सिर्फ करनी ही करनी है और सीट खाली छूटे तो छूटे, हम एडजस्ट कर लेंगे, बैठ जाएंगे। तो मेंडलीव ने क्या किया कि जब इनको यहाँ पर एडजस्ट किया, मतलब जब इनको तत्वों को यहाँ पर रखा तो उसमें छूट गए खाली स्थान। और जो खाली स्थान छूट गए ये इनका मूल लक्षण था। और इस खाली स्थान को के छूटने की वजह क्या थी? क्योंकि तत्वों को उनके समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना था। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और खाली स्थान छूट गया क्योंकि समान गुण वाले तत्व एक साथ रखे जाने थे। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के आखिर लाभ जो हैं वो क्या थे।
तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के जो लाभ थे, इनका सबसे बड़ा लाभ ये था कि तत्वों के गुणों का जो हमें अध्ययन करना था वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम, जब इनको एक साथ रख दिया गया तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो है इनके गुण लगभग समान हुए, तो इससे थोड़ा सा अध्ययन सरल हो गया। क्योंकि अगर सोडियम को देखा जाए तो ये एक क्षार धातु होती है, और अगर पोटेशियम को देखा जाए तो भी ये क्षार धातु होती है, और अगर हम लोग इस रुबिडियम को देखें तो ये भी क्षार धातु होती है। तो ऐसे क्या हुआ, अध्ययन थोड़ा सा सरल हो गया, क्योंकि जब सब क्षार धातुएं हैं तो कहीं ना कहीं गुण तो मैच करेंगे ही। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुणों का जो अध्ययन है वो सुविधाजनक हो गया। उसके बाद सही परमाणु भार ज्ञात करने में सुविधा मिली। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सुविधा मिली। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि सही परमाणु भार को ज्ञात करने में किस प्रकार सुविधा मिली। देखिए 1869 की ये बात है कि जो बेरिलियम होता है, ये जो Be आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो कितना माना जाता था, यहाँ पर हम लिखें माना जाता था 13.5। जबकि जो है बोरान का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि बोरान का 11 होता है और लिथियम का 7 होता है। इसलिए बेरिलियम और जो है हमारा बेरिलियम जो है लिथियम और बोरान के बीच में होना चाहिए, और जबकि इसका परमाणु भार कितना था, ऐसा था कि 13.5 था। मतलब 11 से, आप देखिए 11 से ज़्यादा है और 7 से क्या है, देखिए ध्यान से 11 से भी ज़्यादा है और 7 से भी। इसका मतलब ये बेरिलियम इधर होना चाहिए था, बोरान इधर होना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि गुण जो हैं इसके मैच करते थे मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक से। तो इसका मतलब इन सब की वैलेंसी 2 होती थी। लेकिन इसी को ध्यान में रखा गया कि जो बोरान होता है उसका परमाणु भार 11 होता है, जो लिथियम होता है उसका परमाणु भार 7 होता है। लेकिन जो बेरिलियम था कितना बताया हमने, 1869 से पहले इसका परमाणु भार 13.5 माना जाता था। लेकिन जब मेंडलीव ने इस सारणी का निर्माण किया तो उन्होंने ये देखा कि जो बेरिलियम है उसका परमाणु भार 9.4 होता है, जो लगभग 9 लिखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस सारणी का सबसे बड़ा लाभ क्या था। सबसे बड़ा लाभ ये था कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में इसकी जो है बहुत बड़ी जो है क्या थी, विशेष इसका बहुत योगदान था, है ना। इतनी बात समझ गई। उसके बाद नए तत्वों की खोज हुई। अब नए तत्वों की खोज कैसे हुई, जब मेंडलीव इस सारणी का निर्माण कर रहे थे तो उस समय भविष्यवाणी हो चुकी थी कि कुछ नए तत्व खोजे जाने हैं। तो आप सोचिए कि वो रुके क्यों नहीं, और आ जाते तब बनाते। लेकिन उनकी एज भी वहाँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से शायद उन्होंने ऐसा कर दिया हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने क्या सोचकर ऐसा किया इसके बारे में सही जानकारी वही बता सकते थे, तो अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ तत्वों की भविष्यवाणी हो चुकी थी, जैसे कि स्कैंडियम 21 नंबर होता है, परमाणु क्रमांक 21 होता है। उसके बाद गैलीलियम, इन सब तत्वों की ना खोज हो चुकी थी, मतलब होने वाली थी, भविष्यवाणी हो चुकी थी। इसलिए जब नए तत्वों की खोज हुई तो इस सारणी में उनको स्थान दे दिया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई, जब खोज हुई तब। उसके बाद देखो, इसके बाद अनुसंधान का मतलब है रिसर्च करने में इस सारणी का बहुत बड़ा योगदान था। रिसर्च करने में इसलिए बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि अगर एक तत्व की जो है हम लोग खोज कर लें, या फिर मान लीजिए आपने सोडियम के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने पोटेशियम के बारे में भी संपूर्ण अध्ययन कर लिया। थोड़े बहुत गुण सोडियम के पोटेशियम से मिलने लगेंगे। तो उम्मीद है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इसका जो है गुणों का अध्ययन सरल हो गया, सही परमाणु क्रमांक जो है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सुविधा मिल गई, नए तत्वों की खोज हो गई, और उसके बाद साथ ही साथ रिसर्च करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन सभी बातों के बाद
आपको एक बार हम फिर से थोड़ा सा 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में पूरा एक बार बताते हैं, फिर बात करते हैं 200 की। तो देखिए ध्यान से, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने 57 तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार था, मतलब परमाणु भार को मिलाकर बनाई गई थी। उसके बाद 58 तत्वों की एक सारणी बनाई थी। इन 58 तत्वों की एक सारणी कब बनाई? 1871 में। सामान्य लक्षण में क्या बताया? परमाणु भार का बढ़ता क्रम, 12 क्षैतिज पंक्तियां होंगी जिन्हें श्रेणियां कहेंगे, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होंगे जिन्हें समूह कहेंगे। फिर कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। छोड़ने के पीछे की वजह थी कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना था। उसके बाद इसके लाभ में आपने देखा कि सब जो है नए नए तत्वों के जो गुणों का अध्ययन था वो सुविधाजनक हो गया, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सुविधा मिल गई, नए तत्वों की खोज हो गई और अनुसंधान मतलब कुछ रिसर्च करने में इसका बहुत बड़ा योगदान जो है वो था। अब हम बात करें कि मूल आवर्त सारणी के आखिर दोष क्या क्या थे। तो देखिए दोष इसका बहुत बड़ा था, क्योंकि ये सारणी तो आपको पढ़ने को कभी मिलती नहीं है और ये सारणी कभी अब जो है यूज़ में आती भी नहीं है। अब क्या है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की जगह पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का इस्तेमाल होने लगा है। तो इसका मतलब ये सारणी कहीं न कहीं फेल जरूर हुई थी, तभी तो इस सारणी को हटाया गया। तो इसका सबसे बड़ा जो है दोष ये था कि परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन। देखिए मेंडलीव की जो सारणी ये बनाई गई थी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई थी, लेकिन जब मेंडलीव की ये वाली मूल आवर्त सारणी हो गई प्रकाशित, मतलब उन्होंने छाप दिया और छापने के बाद ये प्रचलित हो गई, चलने लगी का मतलब क्या है कि इसके पीछे बहुत सारे अध्ययन होने लगे। तो कुछ वैज्ञानिकों को हो गई जलन, और जब कुछ वैज्ञानिकों को हो गई जलन तो वो इसके ऊपर क्या करने लगे, शोध करने लगे। मतलब मान लीजिए अभी हम यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं और अभी हम हो गए फेमस, तो इसमें क्या है, कुछ लोगों को जलन हो जाएगी ना, तो अब वो हमारी कमियां ढूंढेंगे कि हम किस प्रकार असफल हो सके। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमें कमियां ज़रूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमियां ज़रूर होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इसी प्रकार इसमें अच्छाइयाँ तो बहुत सी थी जो आपने पढ़ ली, लेकिन कमियां क्या थी? मेंडलीव ने कहा था, जैसे मैं कहूं कि मेरी एक ही बात बिल्कुल राइट है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैंने मान लिया कि मैंने कहा अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कोई प्रूफ करके दिखा दे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, तो इसका सेंस क्या हुआ? मैंने जो कहा था ना वो गलत था। इसी प्रकार मेंडलीव ने कहा था कि जो ये सारणी है या तत्वों का जो मूल लक्षण होता है उनका परमाणु भार होता है, लेकिन इस सारणी को जब बनाया था उन्होंने तो ये देखा कि ये जो देखिए ये क्या लिखा है, टेलुलियम, ये जो लिखा है, और आई क्या है, ये आयोडीन है। वास्तव में टेलुनियम को जो इन्होंने क्या कर दिया, इसका परमाणु क्रमांक 125 माना। देखिए कुछ हम बीच बीच में बताते हैं आपको, और इसका कितना 127। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े और वैज्ञानिक आने लगे तो ये उन्होंने देखा कि जो ये टेलुलियम है जिसका परमाणु क्रमांक इन्होंने 125 माना था, वास्तव में इसका 125 परमाणु क्रमांक नहीं था। इसका इन्होंने माना कि जो टेलुरियम का परमाणु जो है भार था वो कितना था, 127.6 था, और इसका इन्होंने माना कि 126.6 था। तो इस प्रकार इन्होंने ये देखा कि इसका परमाणु भार तो हो गया ज़्यादा। किसका परमाणु भार ज़्यादा हो गया? आपका टेलुलियम का परमाणु भार ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार इसका देखा गया 126.9, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि 127.6 ये तो ज़्यादा हो गया और ये तो कम हो गया, मतलब ये श्रेणी ना गलत बन गई। बस यहीं पे उनकी कमी को पकड़ लिया गया, और जब यहीं पे उनकी कमी को पकड़ लिया गया था तो बस ये हुआ था कि अब ये इनकी सारणी हो गई है गलत, और अब किसी दूसरी सारणी का निर्माण किया जाए या फिर इसी सारणी को संशोधित किया जाए। तो यहीं पर उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने जो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम बताया था वो आगे चलकर हो गया फेल। इसी तरीके से बहुत सारी जगह पर जो है उनको असफलता मिली, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी उनको असफलता मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक उदाहरण काफ़ी है। उदाहरण में आप क्या लिखोगे, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो लिखोगे परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन, क्योंकि मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में जो ये क्या है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक बताया परमाणु भार बताया 127, और टेलुरियम का बताया कितना,
125 और इसका जब देखिए ये इसका नोट्स मिल जाएगा नीचे देख लीजिएगा, तो इसका बताया 125 और इन्होंने रख दिया इसको पहले। लेकिन जब बहुत सारे और वैज्ञानिकों ने खोज की, रिसर्च किया, तो उनको पता चला नहीं, इसका जो होता है वो 127.6 होता है और इसका 126.9 होता है। इसलिए ये हो गया यहीं से फेल। फेल कैसे हुआ? क्योंकि इसका हो गया परमाणु क्रमांक कम और इसका हो गया ज़्यादा, तो यहीं पे ये सब सारा खेल यहीं से बदल गया। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ जो क्रम था वो यहाँ पर हो गया अब फेल। उसके बाद बात करें कि नए तत्वों को स्थान ना मिलना। नए तत्वों को स्थान ना मिलना, ये टेबल तो बन गई, प्रकाशित भी हो गई, नए नए तत्वों की खोज होने लगी और कुछ समय बाद ये सारी सीटें गई भर। अब नए स्टूडेंट कहाँ से बैठे? तो अब जब नए स्टूडेंट के लिए जगह ही नहीं है, नए तत्वों के लिए जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारणी हो गई छोटी, अब बनाओ बड़ी सी सारणी, क्योंकि अब 118 तत्वों की हो चुकी खोज, तो ये सब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये था कि अब नई सारणी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इनकी सारणी यहाँ भी फेल हो गई, क्योंकि छोटी सारणी थी, सारा काम हो नहीं पाया। उसके बाद हम बात करें इस सारणी की सबसे बड़ी जो कमी थी, इन्होंने जो है समस्थानिक व संभारिकों की खोज होने के बाद, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, समस्थानिक व संभारिकों जो है, समस्थानिक व संभारिकों की जब खोज हो गई, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक व जो है हमारे तत्व होंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो ऐसे, और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? आपको पता है कि क्या कहते हैं? कहते हैं समस्थानिक। संभारिक में क्या होता है? जब परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाए, परमाणु भार समान हो जाए और परमाणु क्रमांक जो है वो क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल बता देते हैं संभारिक और समस्थानिकों के। तो पहले देखिए कि सबसे पहले हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन होता है H, फिर अगर H और इसके बाद H, 1 1 1, यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। लेकिन ये इसको हाइड्रोजन बोलेंगे। उसके बाद एक चीज़ और हम बता सकते हैं कि इसको और एक नाम भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, और इसको कहते हैं हम लोग ट्राइट्रियम। तो जब इन सब यौगिकों की, इन सब तत्वों की हो गई खोज, जब इन सारे तत्वों की हो गई खोज, तो ये सब हो गया यहीं पे फेल। मतलब अब इनको स्थान कहाँ दिया जाए? तो इसका मतलब ये सारणी तब फेल हुई कि उन्होंने कहा था उनका मूल लक्षण जो है वो परमाणु भार होता है, लेकिन अब फेल हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसका जो है मूल लक्षण परमाणु भार नहीं हो सकता है, कुछ और होना चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग और कुछ पढ़ें, समस्थानिक व संभारिक। हाँ, संभारिक भी 1-2 बता देते हैं आपको। जैसे कि आपका कैल्शियम, कैल्शियम होता है 20 नंबर, और उसके बाद आर्गन होता है 20 नंबर। आर्गन का भी परमाणु जो भार होता है 40 होता है और इसका भी 40 होता है। इस तरीके से आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें भार और भार बराबर, इसमें क्रमांक मतलब नीचे वाले परमाणु क्रमांक बराबर, और इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है। तो वो ऊपर वाले संभारिक हैं और नीचे वाले समस्थानिक हैं। तो जब इन सब की खोज होने लगी तो ये श्रेणी हो गई वहीं से फेल। अब देखो जरा ध्यान से, समस्थानिक और संभारिक की हो गई खोज। अब तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है। मतलब अब ये सिद्ध हो गया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का स्थान, देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो हैलोजन्स की तरफ ही जो है वो ऐसे यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे हैलोजन बना लेते हैं Cl2 F2 है ना, Br2, उसी प्रकार ये इस तरीके से यौगिक बनाता है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये वाला यौगिक भी बना लेगा। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया, इसलिए इस श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान भी निश्चित नहीं था। ये भी इनकी बहुत बड़ी असफलता थी। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद ये जो तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, ये हम लोगों को कैसे पता चला था, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करते हैं। तो तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो उनका परमाणु क्रमांक होता है। ये कब पता चला था? ये तब पता चला था जब परमाणु की संरचना देखी गई और साथ ही साथ
रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज होने लगी। किसने खोज की थी आपको पता है, मैडम क्यूरी। और ये इम्पॉर्टेंट जानकारी एक छोटी सी साझा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। मैडम क्यूरी की मृत्यु भी जो है उनकी लैब में हुई थी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ शोध कर रही थी और उनके हस्बैंड जो है पियरे क्यूरी शायद उनका नाम था, उनकी भी डेथ उसी के कारण हो गई थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो है जब खोज हो रही थी उसके ऊपर और रिसर्च वो कर रही थी, लेकिन वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। उससे जो किरणें निकलती हैं, तो उससे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, इसलिए वो बहुत हानिकारक होता है। यही वजह थी उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये जब रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज हुई, साथ ही साथ परमाणु की संरचना को देखा गया। तो जब परमाणु की संरचना मतलब जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ये सारे जब मॉडल आने लगे, स्ट्रक्चर की खोज होने लगी, तो मेंडलीव चाचा वहीं पे हो गए फेल। अब मेंडलीव चाचा को पास करने के लिए कौन आया, मोजले चाचा आ गए। और मोजले चाचा ने सन 1903 में अपनी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो अगर आपको ये पूरी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आई है, तो अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए और हमें बताइए कि बेसब्री से तुम्हें इंतज़ार है उस क्लास का जिसमें मोजले ने इस सारणी में जितनी कमियां थी उन सारी कमियों को कर दिया है दूर। तो देखिए, इस क्लास को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तभी अगली क्लास आप बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस सारणी की जितनी कमियां हैं उनको तैयार कर लीजिए। अगर ये कमियां तैयार कर ली तो समझ लीजिए कि अब वो आवर्त सारणी जो दूसरी पढ़नी है हमें, आधुनिक आवर्त सारणी, वो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मोजले साहब ने उस सारणी में क्या क्या नया किया था, कैसे कैसे इनके दोषों को दूर किया था। चलिए फिर पढ़ते हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और साथ ही साथ मुझे बताकर जाइएगा कि क्लास कैसी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे हैं तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।